डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैटालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कल हमने पहले ये पढ़ा कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करता है। तो इसमें कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट्स हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करते हैं, उन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट्स कहते हैं। इसके अलावा हमने दो और टर्म्स पढ़ ली, पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। पॉइजन्स जो होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच व्हेन प्रेजेंट अलोंग विद द कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड प्रमोट्स आर दोज सब्सटेंसेस which when present along with the catalyst increase the rate of the reaction. Without catalyst, promoters and poisons have no role to play. They do their work only in presence of a catalyst. तो इसके अलावा हमने इसमें टाइप्स ऑफ कैटालिसिस कल शुरू की थी, जिसमें हमने एक टाइप इन डिटेल डिस्कस किया, दैट वाज होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में हमने ये पढ़ा कि जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फेज में हों तो उस वक्त उस कैटलिस्ट को हम होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं, और जो प्रोसेस है उसे होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फिजिकल स्टेट में थे। तो इसके अलावा हमने कल देखा कि थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, तो उसमें हमने पढ़ा कि होमोजीनियस कैटालिसिस जो है, इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। यानी जो कैटलिस्ट है वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, और कैटलिस्ट जो होता है वो रिजेनरेट होता है। तो इसमें भी हमने कल आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके इस सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इस कैटालिसिस का जो दूसरा टाइप है, जिसे हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आसान है। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में जो कैटलिस्ट होता है, इट इज इन ए डिफरेंट स्टेट और इन ए डिफरेंट फेज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो द कैटलिस्ट, या इस तरह से आप कह सकते हैं, द reactions in which the catalyst is in a different physical state or in a different phase than the reactants, the reaction in which the catalyst is in different physical state than the reactants, then the catalyst used is called heterogeneous catalyst, and the process is called as heterogeneous कैटालिसिस। यानी वो प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होता है देन द रिएक्टेंट्स, तो इसी प्रोसेस को हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो अक्सर देखा गया है
कि ये जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, इसमें कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट इज यूजुअली इन सॉलिड स्टेट। यहाँ कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में होता है एंड द रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। कभी कभी रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, मगर जनरली रिएक्टेंट जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं और जो कैटलिस्ट होता है वो अक्सर सॉलिड स्टेट में होता है। तो चूंकि कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए जो रिएक्टेंट्स हैं, ये बिलीव किया जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट रिएक्टेंट्स get collected on the surface of the catalyst and the reaction takes place on the surface. The reaction takes place on the surface of the catalyst. आप समझ गए ना होता क्या है। इन कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट्स गैसेस हैं, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो इस कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ऑन द सरफेस, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से फिर रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाती है। क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो एडजॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, इसलिए इस रिएक्शन को हम सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। So the reaction takes place on the surface of the catalyst, so it is also called surface catalysis. तो सरफेस कैटालिसिस यानी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस जो है, इसको सरफेस कैटालिसिस भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, बिकॉज द gaseous reactants generally get absorbed on the surface of the catalyst and undergo reaction on the surface of the catalyst. For that reason, this heterogeneous catalysis is also called as surface catalysis. तो इस surface catalysis की हम कुछ important examples लेंगे, जो examples generally इंडस्ट्रियल स्केल पे या टेक्नोलॉजिकल स्केल पे इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी अपनी ये जो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर कोट करेंगे, इनकी अपनी इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस है और टेक्नोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दैट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, मैन्युफैक्चर ऑफ पहले हम लेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया by Haber's process, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया by Haber's process। ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हो रहा है, इट टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, these two together combine to form ammonia NH3। तो ये रिएक्शन जो है, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स अमोनिया आएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। तो ये रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट। कल भी हमने बता दिया था आपको, इस प्रोसेस में आयरन इस्तेमाल किया जाता है एज कैटलिस्ट। अब ये आयरन जो है ये सॉलिड स्टेट में है, नाइट्रोजन जो है ये गैस है और हाइड्रोजन जो है ये भी गैस है। अब आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स दोनों गैसियस स्टेट में हैं और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में है। इस तरह से ये रिएक्शन जो है इट प्रोवाइड्स अस एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वन मोर एग्जांपल, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल की फार्मूला है CH3OH।
from carbon monoxide and hydrogen. Synthesis of methyl alcohol from carbon monoxide and hydrogen. और कैटलिस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल के लिए जब हमें मिथेनॉल प्रिपेयर करना होता है फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है. जब इनको हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, तीनों इस्तेमाल करने हैं. दिस वाई वी यूज द वर्ड मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. ये तीनों सॉलिड हैं, एंड देन दीज result in the formation of mixture of carbon monoxide and hydrogen gases. They react in presence of the mixture of these catalysts and form methanol CH3OH. तो यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं कैटलिस्ट तीनों जो हैं, तीनों कैटलिस्ट सॉलिड हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हैं. इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये. मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाय कंटैक्ट प्रोसेस. कंटैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए, जैसे हमने कल भी कहा था ऑस्लो वार्ड्स प्रोसेस में, लेड चैम्बर प्रोसेस में, वहां पर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. और यहाँ पर भी रिएक्शन हो रही है between sulfur dioxide and oxygen to form sulfur trioxide. तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट या विनेडियम पेंटा ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट. ये दोनों, चाहे आप प्लेटिनम का इस्तेमाल कीजिए ये भी सॉलिड है, चाहे विनेडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल कीजिए ये भी सॉलिड है. तो जो रिएक्टेंट्स हैं ये दोनों गैसेज हैं. तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस reacts with oxygen gas in presence of platinum as a catalyst or vanadium pentaoxide as a catalyst to form sulfur ट्राईऑक्साइड. तो उसके बाद जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है इसको मजीद रिएक्ट कराया जाता है विद फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड या वाटर के साथ, तो फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है. तो वो चीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक में, क्योंकि हमारे सिलेबस में है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस. तो ये इसकी मेन रिएक्शन है. सल्फर डाइऑक्साइड plus oxygen gives sulfur trioxide. Later on, this sulfur trioxide, upon dissolution in sulfuric acid, gives oleum. Then that oleum is diluted with water and it gives sulfuric acid. तो यहाँ पर जिस चीज़ से हमारा वास्ता है कि रिएक्टेंट जो हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं, सॉरी कैटलिस्ट जो हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं और रिएक्टेंट जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं. इसी तरह से आप बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे. मिसाल पर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वन मोर एग्जांपल. फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम ईथीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम ईथीन. क्योंकि पॉलीथीन जो है ये पॉलीमर है, इसलिए ये रिएक्शन जो है इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन. इन ईथीन के हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, वहाँ पर पॉलीमर बनता है, पॉलीथीन उसका नाम है या पॉलीईथीन उसे कहा जाता है. एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड एज ट्राईइथाइल अल्मोनियम, ट्राईइथाइल या ट्राई अल्काइल अल्मोनियम R3Al. CH3Al अगर इस्तेमाल करेंगे तो ट्राई मीथाइल अल्मोनियम बनता है. अगर आप C2H5 इस्तेमाल करेंगे तो ट्राई इथाइल अल्मोनियम बनता है. और एक और सब्सटेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है टाइटेनियम क्लोराइड. यानी मिक्सचर ऑफ ट्राई अल्काइल अल्मोनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. इस कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट. ZIEGLER, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट.
इस कैटलिस्ट का नाम है ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, मिक्सचर ऑफ ट्राई अल्काइल अल्युमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड। ये दो आपस में रिएक्शन करके एक सॉलिड मास बनाते हैं। वही सॉलिड मास एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। ये सॉलिड मास ब्राउन कलर का होता है, दिस एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन जो है, क्योंकि इसमें जो हम रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हम N मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। फिर यही ईथेन रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, और बनाता है ये पॉलीथीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N। इस तरह हम पॉलीथीन को रिप्रेजेंट करते हैं। या इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब पॉलीमराइजेशन चैप्टर हमारे पास है, उसमें हम पॉलीमर्स चैप्टर में ये रिएक्शन फिर से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, ये सॉलिड है और ये जो ईथेन है ये गैस है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट एक फिजिकल स्टेट में है और प्रोडक्ट जो और जो कैटलिस्ट है ये दूसरे, यानी कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है। इस तरह से इट इज़ वन मोर एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। एक और एग्जांपल है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। एक और एग्जांपल है, अगर हम अल्कीन या अल्काइन लेंगे, सपोज हमारे पास एक अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम इथाइन कहते हैं। इस इथाइन को हम इसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम और पलेडियम या निकल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो फिर ये पाई बॉन्ड्स यहाँ पर एक एक करके ब्रेक हो जाते हैं। पहला प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर फर्दर रिएक्शन इसी तरह होती है विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, फिर प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स, या ये रिएक्शन अल्कीन में भी होती है, यहाँ पर भी आपने देख लिया हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, यानी हाइड्रोजन ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोजन जो है गैस है, अल्कीन या अल्काइन जो है ये भी गैस है, तो रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है। और जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं प्लेटिनम, पलेडियम या निकल, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में हैं। इसी तरह से अगर हम वेजिटेबल ऑयल लेंगे, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है। इन वेजिटेबल ऑयल्स की भी हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल या पलेडियम या प्लेटिनम, तो फिर ये वनस्पति घी या वेजिटेबल घी में तब्दील होता है। वेजिटेबल घी या वनस्पति घी, ऑयल यानी कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी, या फिर कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू फैट। ये प्रोसेस कैसे होती है? बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होती है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल। तो कैटलिस्ट निकल जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ऑयल लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर देख रहे हैं कि जो कैटलिस्ट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं, डिफरेंट स्टेट में हैं, और लिक्विड डिफरेंट स्टेट में है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में क्या किया जाता है, वहाँ पर रिएक्शन होती है बिटवीन अमोनिया एंड ऑक्सीजन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटलिस्ट। वहाँ पर प्रोडक्ट बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। फिर यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए जो हम रिएक्शन कराते हैं बिटवीन अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये रिएक्शन जो है मतलब इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। और इस प्रोसेस के ज़रिए जो हम बाद में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑस्टलवार्ड्स प्रोसेस कहते हैं, ऑस्टलवार्ड्स प्रोसेस। तो ऑस्टलवार्ड्स प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हमें जो बेसिक रिएक्शन कैरी करनी पड़ती है, उसमें रिएक्शन होती है बिटवीन अमोनिया एंड ऑक्सीजन विच बोथ ऑफ देम आर गैसेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम विच इज सॉलिड। प्लेटिनम सॉलिड है, रिएक्टेंट दोनों गैसेस हैं। सो हियर वंस अगेन catalyst is in a different physical state than those of the reactants, so it once again is an example of heterogeneous catalysis।
तो यहाँ पर मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल्स कोट की हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस की। तो मज़ीद एग्जाम्पल्स के लिए आप चाहो तो किताब कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। तो जहाँ तक एग्ज़ाम का ताल्लुक है, अगर एग्ज़ाम में ये आएगा हेटेरोजेनस कैटालिसिस गिव एग्जाम्पल्स, तो 1-2 एग्जाम्पल्स सफिशिएंट हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके बाद इसमें मसला है थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। आपने कल थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस पढ़ा, उसमें हमने आपको बता दिया कि ये जो होमोजेनियस कैटालिसिस है दैट्स एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। जैसे मैं आपको अभी भी रिपीट में बता रहा था, जब होमोजेनियस कैटालिसिस हो रही है वहाँ पर ये बिलीव किया जाता है कि जो कैटालिस्ट है वो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, फिर वही इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके एक तो प्रोडक्ट बनाता है और फिर कैटालिस्ट को फिर से रिजनरेट करता है। और जहाँ तक हेटेरोजेनस कैटालिसिस का ताल्लुक है कि हेटेरोजेनस कैटालिसिस होती कैसे है, इन हेटेरोजेनस कैटलिस्ट जो है ये कैसे मदद करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को इनक्रीज करने के लिए, इसके लिए हम एक्चुअली 3 थ्योरीज पेश कर रहे थे। देयर आर 3 थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। एक थ्योरी को हम ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, सिंपल सी बात है, ये पुरानी थ्योरी है, पुराना कंसेप्ट है, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये जो ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी जैसे नाम बता रहा है, इस थ्योरी में यह बिलीव किया जाता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं दे गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। क्योंकि आप जानते हैं कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है और रिएक्टेंट जो हैं वो गैस हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स इस कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। जब ये एडजॉर्ब हो गए ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स गेट्स इंक्रीज्ड ऑन द सरफेस। तो रिएक्टेंट्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे बढ़ जाती है। तो जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, जैसे कि आपने पिछली दफ़ा केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, तो उनमें एक फैक्टर कंसंट्रेशन भी है। जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्टेंट का, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर भी एडजॉर्प्शन होने के सबब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इस सबब रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाती है। ये पुराना कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट है। तो ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक रेट ऑफ द रिएक्शन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रिएक्टेंट्स सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ जाती है। जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ गई। तो दूसरी थ्योरी जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो ये बिल्कुल वही थ्योरी है जो थ्योरी हम होमोजीनस कैटलिसिस में पेश कर रहे हैं। यानी कैटलिस्ट जो होता है एज पर दिस थ्योरी, कैटलिस्ट रिएक्ट्स with one of the reactants, कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और फिर वो इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे सेकंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड सेकंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट,
और रिलीज करता है कैटलिस्ट को, यानी कैटलिस्ट रिजनरेट होता है और प्रोडक्ट बनता है। फिर ये कैटलिस्ट दोबारा से एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके फिर वही प्रोसेस रिपीट करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, और फिर रिजनरेट करता है कैटलिस्ट को और प्रोडक्ट बनता है। इसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। और तीसरी थ्योरी को नाम दिया जाता है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है, एक्चुअली यही थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं हेटेरोजीनस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। एज पर दिस थ्योरी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है, it is the combination of old adsorption theory and intermediate formation theory, intermediate compound formation theory। यानी ऊपर जो दो थ्योरीज मैंने अलग अलग बताई, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है ये इन दोनों थ्योरीज को इकट्ठे करता है। यानी मॉडर्न थ्योरी जो है ये इन दोनों थ्योरीज की कम्बिनेशन है। या इस तरह समझेंगे कि मॉडर्न थ्योरी जो है ये कहती है कि जो कैटलिस्ट होता है, ये सिंपल है, कैटलिस्ट जो है इन द बिगिनिंग कैटलिस्ट एडजॉर्ब्स द रिएक्टेंट्स ऑन इट्स सरफेस बाय वीक फोर्सेस। यानी पहले रिएक्टेंट जो है ये कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, एंड देयर आर वीक फोर्सेस बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट। उसके बाद ये रिएक्टेंट जो हैं, जो एडजॉर्ब हो चुके हैं, एडजॉर्ब होने के बाद रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। एक्चुअली होता क्या है एज पर दिस थ्योरी, कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट के सरफेस पे, मान लो ये हमारा कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट, ये पार्टिकल्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो थ्योरी कहती है कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट के एटम्स जो हैं सरफेस पे, जो एटम्स के होते हैं सरफेस पार्टिकल्स, इन सरफेस पार्टिकल्स पे वैलेंसी फ्री होती है, सरफेस पे वैलेंसी फ्री होती है। इसलिए जो रिएक्टेंट्स हैं, सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है ए एंड बी, और ये मान लो कैटलिस्ट सी है, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये एडजॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस बाय वीक फोर्सेस। तो इस तरह मैं दिखा दूं, आप देख लीजिए, ये कैटलिस्ट है। पहली फिगर में मैंने कैटलिस्ट अलग बनाया और रिएक्टेंट्स अलग बनाए, और अब क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट जो हैं ये इस कैटलिस्ट के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो रहे हैं। इस तरह से ए अलग एडजॉर्ब हो रहा है, बी अलग एडजॉर्ब हो रहा है बाय वीक फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस जो हैं ये मैंने डॉटेड लाइन के जरिए बना दिए। और फिर क्या हम कहते हैं कि ये वीक, जब ये एडजॉर्ब हो गई ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, चूंकि सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे वैलेंसीज फ्री हैं, इसलिए अब ये कैटलिस्ट जो है इसकी फ्री वैलेंसीज जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट जो है अब ये कैटलिस्ट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं, यानी जो ए और बी है, ए केमिकल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ, और बी भी इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर नया बॉन्ड बनता है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ ए अलग था, बी अलग था, ये दोनों रिएक्टेंट थे। तो दूसरे सेटअप में ए और बी जो हैं ये एडजॉर्ब हो गए बाय वीक फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब तीसरे सेटअप में यही दो रिएक्टेंट जो हैं ये कैटलिस्ट के साथ
प्रोडक्ट बनाते हैं, कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर जो ये प्रोडक्ट बनता है ये अब इस कैटलिस्ट की सरफेस पे नहीं जमता है, ये इस पे नहीं रहता है, ये एकदम इससे अलग हो जाता है। जब ये रिएक्ट जो कंपाउंड ए बी बन गया ऑन द सरफेस, तो ये ए बी जो है ये अलग हो जाता है और कैटलिस्ट की सरफेस जो है ये फिर से प्योर कैटलिस्ट अलग हो रहा है। तो अब जो कैटलिस्ट प्योर अलग हो गया, ये कैटलिस्ट फिर से अब ए और बी के साथ पहले एडजॉर्प्शन करेगा, फिर प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के दौरान कैटलिस्ट जो है, आपने देखिए क्या हुआ, इन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्मड। तो चौथे स्टेप में क्या होता है, द कंपाउंड फॉर्मड ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो कंपाउंड बनता है बिटवीन ए एंड बी, यानी ए बी जो कंपाउंड बनता है, इट इज रिलीज्ड, रादर आप ये कह सकते हैं इट इज डिफ्यूज्ड। वहां पर एडजॉर्ब हुआ था, यहां पर आप कह सकते हैं डिजॉर्प्शन हो गई। द कंपाउंड इज डिजॉर्ब्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपाउंड अलग हो जाता है और कैटलिस्ट रिजनरेट होता है। कंपाउंड इज सेपरेटेड, रादर डिजॉर्ब्ड फ्रॉम द सरफेस, डिजॉर्ब्ड, एंड द कैटलिस्ट इज रिजनरेटेड, कैटलिस्ट इज रिजनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब कैटलिस्ट रिजनरेट हुआ तो ये कैटलिस्ट अब फिर से नई रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो जाएगा। यही वजह है कि जो कैटलिस्ट हम रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, इसकी हमें बहुत कम तादाद इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान बार बार कैटलिस्ट रिजनरेट होता है, इसलिए नए सिरे से यहाँ से नया कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की जो प्रोसेस है, जिसमें हमने मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी का इस्तेमाल किया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी है ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करती है, या आप ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी की कुछ एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी जो है इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज इसकी ये है कि ये हमें बता रहा है कि वाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कैटलिस्ट्स आर सफिशिएंट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कैटलिस्ट आर सफिशिएंट फॉर ए रिएक्शन टू बी कैरीड। एक रिएक्शन कैरी करने के लिए हमें थोड़ी सी कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया। वो इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट जो है ये रिपीट होता है या ये रिजनरेट होता है, तो रिजनरेट होने की वजह से हमें बार बार कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि कैटलिस्ट जो होता है जब हम इसको रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो इस कैटलिस्ट के नेचर और मास पे कोई फर्क नहीं पड़ते, अनचेंज्ड रहता है। कैटलिस्ट जो है ये हेल्प करता है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने में, और एट द एंड कैटलिस्ट जो होता है इस पे कोई चेंज नहीं हुई होती है। तो ये थ्योरी जो है ये हमें आसानी के साथ समझा रहा है कि वाई नो चेंज टेक्स प्लेस, वाई नो चेंज टेक्स प्लेस in the nature and mass of the catalyst, nature and mass of the catalyst। कैटलिस्ट के मास पे या नेचर पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट जो है ये रिजनरेट हो रहा है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स द एक्शन ऑफ पॉइजन्स ऑन द रिएक्शन। हमने पढ़ा कैटालिटिक पॉइजन्स एंड कैटालिटिक प्रमोटर्स। पॉइजन्स वो हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, ना कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है, फिर अगर हम उस पर पॉइजन डाल देंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। उसके बरक्स अगर हम प्रमोटर इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट तो रेट ऑफ द रिएक्शन पहले ही इंक्रीज करता है, मगर प्रमोटर ऐड करने से रेट ऑफ द रिएक्शन फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो प्रमोटर कैसे इंक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, बट
how a poison retards the rate of the reaction can be easily explained on the basis of this heterogeneous catalysis theory या modern थ्योरी ऑफ दिस एड्सॉर्प्शन, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ये सिंपल सी बात है। इस थ्योरी के मुताबिक जब हम कोई पॉइजन इस्तेमाल करते हैं तो पॉइजन क्या करता है, जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट पे बहुत सारी एक्टिव साइट्स हैं यानी फ्री वैलेंसीज हैं। यही फ्री वैलेंसीज रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स विद रिएक्टेंट्स। अब जो पॉइजन हम ऐड करते हैं वो पॉइजन इन एक्टिव साइट्स को क्लोज करते हैं, वो पॉइजन एक्टिव साइट्स के साथ रिएक्ट करके इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर ये साइट्स जो हैं नाउ दे आर नॉट एबल टू गेट बॉन्डेड टू द रिएक्टेंट्स। तो जाहिर सी बात है जब कम रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। इस तरह से ये जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ये हमें पॉइजन्स की एक्शन जो है, वाई पॉइजन्स स्लो डाउन द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये हमें बता रही है। ठीक है ना। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें है, दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट्स। सॉलिड कैटलिस्ट जो हैं यानी हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में जो सॉलिड कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंट अक्सर गैसियस स्टेट में होते हैं और कैटलिस्ट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये कैटलिस्ट जो हैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, तो इनके कुछ फीचर्स हैं, बल्कि 3 फीचर्स हैं। एक फीचर है, आप नाम याद रखिए फिर एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। एक फीचर है जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, दूसरा फीचर है जिसको हम सिलेक्टिविटी कहते हैं, सिलेक्टिविटी, और तीसरा फीचर है जिससे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं, स्पेसिफिसिटी। These are the 3 features of solid catalysts। फिर से देख, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करना टू ए लार्जर एक्सटेंट, यानी रिएक्शन जो होती है विदाउट ए कैटलिस्ट वो अक्सर स्लो होती है। जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इवन कि कभी कभी ये रेट ऑफ द रिएक्शन मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो अक्सर देखा गया है 10 raised power 10 times rate of the reaction is increased, rate of the reaction is increased। ये जो एक्शन है कैटलिस्ट की कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ाता है, इसकी इस एक्शन को, सॉलिड कैटलिस्ट की इस एक्शन को हम एक्टिविटी कहते हैं। आप देखिए, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सालों तक एक दूसरे के साथ रखेंगे विदाउट ए कैटलिस्ट, ये कभी रिएक्शन करते ही नहीं है। अब अगर हम इसमें पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन जो है ये नहीं, इतना ही नहीं कि रिएक्शन होती है, एक तो रिएक्शन होती है, पैलेडियम नहीं पैलेडियम इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये रिएक्शन होती है, दूसरा ये कि रिएक्शन की रेट जो है ये इस हद तक बढ़ जाती है कि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव बनती है। आप जानते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन वो होती है जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कैटलिस्ट का कमाल है कि कैटलिस्ट जो है कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन को न सिर्फ इंक्रीज करता है बल्कि कहीं कहीं पर ये रिएक्शन को इनिशिएट भी करता है, यानी विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन शुरू होती ही नहीं है, बल्कि कैटलिस्ट जो है ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इनिशिएट करता है और इसी के साथ इसकी रफ्तार भी बढ़ा देता है। दूसरी बात, जो दूसरा फीचर मैंने बता दिया, दैट इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब आप इस तरह समझेंगे, मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन होती है। अगर हम ये रिएक्शन कैरी करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज कैटलिस्ट तो प्रोडक्ट बनता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक है ना। अब देखिए,
अब अगर हम इन ही दो रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के दरमियान, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ऊपर भी ये रिएक्शन आ गई, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट जो है वो मिथेनॉल बनता है, CH3OH। अब अगर हम इन ही दो रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट जो है दैट इज मीथेन, CH4 प्लस वाटर। इसलिए ये पॉइंट नोट करके रखें कि रिएक्टेंट जो हैं तीनों जगहों पे एक ही रिएक्टेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये कैटलिस्ट की वजह से हैं। यानी ये जो कैटलिस्ट है, आप कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाएगा। कॉपर की मौजूदगी में फॉर्मल्डिहाइड, कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में मिथेनॉल, और निकल की मौजूदगी में मीथेन और वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जो हैं या कैटलिस्ट जो हैं, कैटलिस्ट्स की सिलेक्टिविटी होती है। यानी एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और फिर दूसरा कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से यही रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट की जो सिलेक्टिविटी है, सिलेक्शन जो है, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द कैटलिस्ट्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम सिलेक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे, इसमें एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। मिसाल तौर पर हमारे पास एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन। ऊपर हमने एक एग्जाम्पल इसकी दी थी। तो एसिटिलीन जो है, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन कराते हैं, व्हेन वी कैरी द हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटिलीन, अगर हम इसकी हाइड्रोजन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, निकल एज ए कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ईथेन प्रोडक्ट बनता है। अब अगर हम यही रिएक्शन कराएंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम कोटेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड पॉइजनड विथ क्विनोलिन, ये लंबी रिएक्शन है। हम इस कैटलिस्ट को, जिसमें हम पैलेडियम, उसके ऊपर बेरियम सल्फेट की कोटिंग करते हैं, फिर हम क्विनोलिन एज पॉइजन इस्तेमाल करते हैं, तो इस कैटलिस्ट को हम लैंडलॉर्स कैटलिस्ट कहते हैं। लैंडलॉर्स कैटलिस्ट। तो लैंडलॉर्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऊपर बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ईथीन बन गया, ऊपर ईथेन बन गया। तो प्रोडक्ट डिफरेंट बन गए, और रिएक्टेंट तो सेम ही था, मगर प्रोडक्ट डिफरेंट इसलिए बन गए क्या उनके हमने डिफरेंट कैटलिस्ट्स इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर एक बार फिर आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की सिलेक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो हैं, सॉलिड कैटलिस्ट्स, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट्स में एक और फीचर जो कैटलिस्ट्स का है दैट इज सिलेक्टिविटी। तो इसी तरह से तीसरा फीचर जो है दैट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब हुआ, सपोज आपने देख लिया कि रिएक्शन बिटवीन अमोनिया या रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटलिस्ट, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट। हम आयरन एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, आयरन की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रही है, अमोनिया बनता है। अब अगर आप इसी आयरन को किसी दूसरी जगह एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे तो नहीं होगा। यानी हर एक रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग कैटलिस्ट है। एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। जैसे आयरन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, और जब आपको सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर करना है तो आपको वहां पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से डिफरेंट रिएक्शन जो आपने देख ली, यहाँ पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल किया पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथेन के लिए। इसी तरह से हर एक रिएक्शन के लिए
अपना अलग अलग स्पेसिफिक कैटलिस्ट है। ये नहीं कि कोई सर्विस एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, अब आप इसको जहां पर इस्तेमाल करना चाहेंगे एज कैटलिस्ट वहां पर होगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग कैटलिस्ट होता है। तो इस प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की इस प्रॉपर्टी को हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इस तरह से आपने देख लिया कि ये सॉलिड कैटलिस्ट जो हैं इसकी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वन ऑफ द फीचर्स इज एक्टिविटी, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कराना और बहुत ज़्यादा हद तक 10⁻10 टाइम्स। दूसरा है सिलेक्टिविटी, कि ये प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करता है, यानी अगर एक ही रिएक्टेंट हों और फिर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हों, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय डिफरेंट कैटलिस्ट्स। तीसरा है स्पेसिफिसिटी, तो इसमें यह है कि हर एक रिएक्शन के लिए अपना अलग कैटलिस्ट होता है। ये नहीं है कि जो कैटलिस्ट एक रिएक्शन में इस्तेमाल होगा फिर वही दूसरे रिएक्शन में भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। तो इसी के साथ हमें टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जो था वो कंप्लीट हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम कल इससे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास टॉपिक है कल एंजाइम्स एज कैटलिस्ट्स, और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा जियोलाइट्स के बारे में। तो एंजाइम्स जो होगा, एंजाइम्स एज कैटलिस्ट्स, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। मे बी कि वो 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ फिर हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।